हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे पोर्टुगीज़ ने अपनी पावर को इंडिया में कंसोलिडेट करना शुरू किया है और धीरे धीरे फैक्ट्रीज बनाना शुरू किया है। तो अब तक धीरे धीरे 1530 और तक ऑलमोस्ट पोर्टुगीज़ की मैंगलोर में, कैनौर में, कोचीन में, कैलिकट में ऐसी फैक्ट्रीज आ चुकी थी जो फोर्टिफाइड भी थी यहाँ तक कि, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट वहाँ पे बन चुकी थी अभी तक। वेस्टर्न कोस्ट पे ऑलमोस्ट दमन एंड दीव से लेके मुंबई तक का एरिया पोर्टुगीज़ के स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में था। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि क्या फेवरेबल कंडीशंस थी पोर्टुगीज़ के लिए कि पोर्टुगीज़ की पावर्स इतनी ज़्यादा कंसोलिडेट होना शुरू हो गई थी, तो आप कहेंगे कि उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन थी, बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग तरह से बंटे हुए थे, अलग अलग रूलर्स थे, कोई बहुत पावरफुल रूलर्स नहीं थे, मुगल्स थे और वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव थे मुगल्स। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि उस टाइम पे जितने भी रूलर्स थे, चाहे वो मुगल्स ही थे चाहे वो कोई और रूलर्स थे, उनके पास उनकी नेवीज़ नहीं थी या बहुत ही कम थी। हमें बहुत कम एविडेंसेस मिलते हैं कि उन रूलर्स के पास उनकी नेवीज़ थी, लेकिन पोर्टुगीज़ की नेवीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी की बात तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और रेड सी वगैरह वाले एरिया में उनकी पावर कंसोलिडेट होने की वजह से टिम्बर भी उनके पास मैक्सिमम था और शिप बिल्डिंग टेक्निक भी उनको बेस्ट आती थी। हालांकि उस टाइम पे चाइनीज शिप्स भी आती थी, लेकिन वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मतलब उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी पोर्टुगीज़ की शिप्स की क्वालिटी थी। तो पोर्टुगीज़ की नेवी स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास टेक्निक्स बहुत अच्छी थी, तो वो इंडियन ओशन वाले रीजन को डोमिनेट कर रहे थे और ट्रेड पोजीशंस को भी डोमिनेट कर रहे थे। और धीरे धीरे उनकी शिप्स में इतनी एडवांसमेंट आना शुरू होगी कि उन्होंने तो उसको भी शिप में अपनी प्लेस कर लिया था। तो अब उनकी शिप से वो फायर कर सकते थे तोप के साथ। इस टाइम पे आप नोटिस करेंगे तो साउथ इंडिया में भी कुछ किंगडम्स अब कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे। जैसे बेहमानी किंगडम है, विजयनगर एम्पायर था, तो वो धीरे धीरे अपने एंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं या उसी फेज़ में होते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से पोर्टुगीज़ पहले थे जो इंडिया आए थे और सबसे लास्ट में 1961 में लोग यहाँ से जाएंगे। इतने सारे ईयर्स में बीच में पोर्टुगीज़ ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग तरीके से हैंडल किया। कभी सेक्रेटरीज बनाए, कभी वॉइस रॉयस भी थे, कुछ ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे अब आप ये समझेंगे कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर में और जो इंग्लिश आएंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर में कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। क्योंकि फ़िलहाल पोर्टुगीज़ जो है वो यही चाहते हैं कि वो ट्रेड बहुत अच्छा करे, उनको ट्रेड चाहिए। लेकिन इंग्लिश शब्द धीरे धीरे आएंगे तो वो किस तरह से रेवेन्यू से ट्रेड, उससे एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो एक हल्का सा डिफरेंस आता है। इनिशियली हम ये भी सुनते हैं कि जो पोर्टुगीज़ थे वो हिंदूज़ को लेके बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई होंगी। लेकिन वो धीरे धीरे गोवा उनके पास गया, उसके जो पोर्टुगीज़ थे अब हिंदूज़ को भी वो प्रोसिक्यूट कर रहे थे, जो शुरू में हिंदुइज़्म या हिंदू लोगों के लिए टॉलरेंट थे। पोर्टुगीज़ के इनटॉलरेंट बिहेवियर के बावजूद भी अकबर ने फादर्स को, जो पोर्टुगीज़ के रिलीजन को काफ़ी अच्छे से जानते थे, उनको अपने कोर्ट में बुलाया, उनसे बात करी, ऐसा कहा जाता है। खैर जो भी हो, धीरे धीरे पोर्टुगीज़ ने जो अपना फेवर था मुगल कोर्ट में वो ख़त्म कर दिया, उसको लूज़ करना शुरू कर दिया। और इसके पीछे का कारण थे, एक कारण अंग्रेज़ भी थे और एक कारण था उनका इनटॉलरेंट, रिलीजियसली इनटॉलरेंट बिहेवियर ऑफ पोर्टुगीज़। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस तो आ गए इंडिया अपनी शिप हेक्टर में। तो अब अंग्रेज़ों की एंट्री इंडिया में हो गई। खैर उनको तो ज़्यादा सक्सेस इंडिया में उस टाइम पर नहीं मिली थी कैप्टन हॉकिंस को, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ अब इंडिया आ चुके थे। अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां के टाइम में उस टाइम ड्यूरेशन में पोर्टुगीज़ के साथ मुगल्स के रिश्ते ऑलमोस्ट वर्स्ट हो गए थे। इसके पीछे कुछ बात भी बताई जाती है कि जो मुमताज़ थी, उनके कुछ फ्रेंड्स कह सकते हैं, उनकी दासियाँ कह सकते हैं, उनको भी पोर्टुगीज़ ने बंदी बना लिया था। उस टाइम पे स्लेव ट्रेड को भी प्रमोट कर रहे थे पोर्टुगीज़। तो दे बिकेम रिलीजियसली वेरी इंटॉलरेंट एंड मुगल रूलर्स के ने वो भी उनके खिलाफ हो गए थे। अब इसके अलावा पोर्टुगीज़ ने, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हुगली वाले एरियाज़ में अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी। तो उस स्ट्रेंथन करते करते उन्होंने जो सॉल्ट था, नमक था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को ही मोनोपोलाइज़ कर दिया कि हम ही सॉल्ट की प्रोडक्शन करेंगे और तो कोई करेगा ही नहीं। और इसके अलावा उन्होंने टबैको या इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत हाई ड्यूटी लगा दी थी, जिससे जनता में रोष ऑफकोर्स आ ही जाता है। और अब ये बात ध्यान देने की है कि मुगल्स के साथ साथ एक और पावर है जो अब बहुत ज़्यादा
इन्फ्लुएंस करेगी हिस्ट्री को, और वो है मराठा। मराठा राइज होना शुरू हो गए थे इस टाइम में। तो मराठाओं ने, जैसे सेल्सट है, बसीन है, 1739 तक उन्होंने ये कैप्चर करना शुरू कर दी थी पोर्टुगीज़ से। पोर्टुगीज़ पावर के डिक्लाइन के और भी कारण है, जैसे इजिप्ट, पर्शिया, नॉर्थ इंडिया वाले एरियाज़ में मराठा तो राइज हुए ही, जिन्होंने पोर्टुगीज़ की पावर को डिक्लाइन किया। इसके अलावा पोर्टुगीज़ बहुत ज़्यादा रिलीजियसली इनटॉलरेंट बन गए थे। वो दबाव भी डाल रहे थे हिंदूज़ पे कि वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लें, अडॉप्ट कर लें। वो लोग डिसऑनेस्ट ट्रेड कर रहे थे, पायरेसी कर रहे थे। फिर पर्सनल कंडीशन जो थी पोर्टुगीज़ की, वो भी ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि वो स्पेन से अलग हो गए, उनके खिलाफ वॉर थे, इंग्लैंड के खिलाफ वॉर था, हॉलैंड के खिलाफ वॉर में थे। तो उनकी जो मोनोपोली थी, या उस तरह से जिस तरह से अब इंग्लिश बाद में आएंगे पावर जमाने, उस तरह से उनकी पावर में पहले ही डिक्लाइन हुआ, क्योंकि उनकी रूट्स थोड़ा हिल गई थी, फाउंडेशन ही हिल गया ना। फिर पोर्टुगीज़ शिप बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, लेकिन टाइम के साथ ये सीक्रेट्स भी लीक होंगे। अब इंग्लिश भी बना रहे थे, डचेस भी बना रहे थे, बहुत अच्छी उनके पास स्किल्स आ गई थी ओशन नेविगेशंस की, क्योंकि टाइम के साथ साथ एक्सपेरिमेंट हो के चीज़ें रिफाइन तो होती ही हैं। साथ ही जब डाउन साउथ में विजयनगर एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो गोवा जो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था जिससे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि एक एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसके रिसोर्सेज अलग तरह से बन जाते हैं, रिसोर्सेज खत्म होते हैं। अब ट्रेड किस चीज़ का होगा अगर वो रिसोर्सेज एक मीनिंगफुल रिसोर्सेज में जो चाहिए यूरोप में, उसमें अगर वो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से गोवा ने भी अपनी पोजीशन को लूज़ किया था ड्यूरिंग दिस टाइम। और रही सही कसर तो मराठास ने भी गोवा को इन्वेड कर लिया। तो पोर्टुगीज़ तो डिक्लाइन हो गए, पावर उनकी डिक्लाइन हो गई, लेकिन इंडिया पे उन्होंने एक गहरी छाप छोड़ी। क्यों? उनकी ये जो टाइमलाइन थी बहुत सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि एक तो यूरोपियन एरा जो इंडिया में शुरू हुआ वो इस टाइम में शुरू हुआ, क्योंकि सबसे पहली फैक्ट्री कैलीकट में जैसे लगी थी। उसके बाद नेवल पावर का इमरजेंस शो था, वो भी यहाँ शुरू हुआ, क्योंकि अभी तक हम बहुत स्ट्रॉन्ग नेवीज़ के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में बात नहीं कर रहे हैं। मेडाइवल में हमने किया, राइट, हमने चोला साम्राज्य की बात करी, हमने चोल के बारे में बात करी, तो वो क्या है, वो अपनी इंडिजीनियस है। लेकिन यूरोपियन की और शिप बिल्डिंग जिस तरह की एक्टिविटी थी, उस हिसाब से ये कुछ नया था। शिप में तोपों का इस्तेमाल, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी जो हमने पोर्टुगीज़ से सीखी थी। फिर वो रिलीजियसली इनटॉलरेंट थे, लेकिन उनका अपना कल्चर था, जो क्रिश्चियनिटी उन्होंने फैलाना शुरू किया था इंडिया में, वो उसका एक एस्पेक्ट रहता है। उनका आर्ट में जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडियन आर्ट में, वो भी उनका एक कंट्रीब्यूशन, उनकी एक सिग्निफिकेंस उनके रूल की रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डच पीपल के बारे में, उन रूलर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए इस वीडियो के आधार पे एक क्वेश्चन, जिसे वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व कीजिए और उसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।